नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय का लेसन का पहला अध्याय हमारा पूरा हो चुका था। आज हम अध्याय 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। आवृतबीजी पादपों के अंतर्गत नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद, इनका अध्ययन भी अति आवश्यक है। ये नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का तात्पर्य क्या है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान दें। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आवृतबीजी पादपों के अंदर पाए जाने वाले पुष्पों का अध्ययन किया था और उसमें ये पाया था कि पुष्प के अंदर ही नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। नर जननांग का नाम पुंकेसर और मादा जननांग का नाम स्त्री केसर रखा था। तो वैसे हम जो आवृतबीजी पादपों का अध्ययन करते हैं, उन पादपों के अधिकांश भागों की कोशिकाओं में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। अब जब जनन होगा लैंगिक जनन, तो उस लैंगिक जनन के दौरान जो कोशिकाएं या जो भाग अगुणित कोशिकाओं या अगुणित गुणसूत्रों वाले होंगे, उन्हीं को हम नाम देते हैं युग्मकोद्भिद। तो एक आवृतबीजी पादप के अंतर्गत नर जननांगों के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होगा और उस नर युग्मक से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। ठीक ऐसे ही मादा जननांगों के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होगा और उस मादा युग्मक से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। इसी का अध्ययन करना है हमें इस अध्याय के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें नर युग्मकोद्भिद की। बच्चों ध्यान दें, नर युग्मकोद्भिद नाम जब आता है तो दिमाग में आना चाहिए पुंकेसर या पुमंग, अर्थात नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होना है किससे? पुंकेसर से होना है। और उस पुंकेसर की संरचना का अध्ययन हमने पिछली क्लास के अंतर्गत किया था। पुंकेसर और लघु बीजाणुधानियां ये क्या है और इनकी स्ट्रक्चर क्या है, एक बार देखिएगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पुष्पों के अंदर मिलने वाले पुंकेसर, और पुंकेसर की स्ट्रक्चर जब आप लोगों ने देखी थी तो पुंकेसर को हमने इस प्रकार से 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग? पुतंतु, संयोजी और परागकोश। पुंकेसर का जो लंबा तंतुनुमा भाग होता है उसे पुतंतु कहते हैं। इस पुतंतु का जो शीर्ष भाग जो कि फूला हुआ होता है इसे परागकोश कहते हैं। और परागकोश की दोनों पालियां जिस रचना के द्वारा जुड़ी होती है उसे संयोजी कहते हैं। तो ये पुतंतु, संयोजी और परागकोश तीनों भाग मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं और यह पुंकेसर नर जननांग होता है। हम अगली बात करें कि जो ये परागकोश होता है, इस परागकोश की संरचना किस प्रकार की होती है? परागकोश की संरचना का अध्ययन करने के लिए यदि हम परागकोश की काट काटें, कौन सी काट? अनुप्रस्थ काट। यदि परागकोश की अनुप्रस्थ काट काट के देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी। परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटने के पश्चात हम जब देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो परागकोश है ये कुल मिला के 2 पालियों से मिलकर बना हुआ है। और अब देखो इस चित्र में देखिएगा, हमने उसकी स्ट्रक्चर बना रखी है। तो परागकोश, ये पूरा परागकोश है। यदि आप गौर से देखें तो एक पाली इस तरफ, एक पाली इस तरफ। तो ये जो ये वाला एरिया है वो एक पाली का है, ये वाला एरिया है वो एक पाली का है, 2 पालियां हो गई। यदि आप इन पालियों को भी देखें तो गौर से इन पालियों के अंदर भी इस प्रकार से आपको 2 भाग नजर आएंगे और इन भागों को हम नाम देते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी नाम देंगे इन्हें।
वास्तव में इन लघु बीजाणुधानियों के अंतर्गत ही या इनके अंदर ही लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। तो बच्चों देखें, पराग कोश का संपूर्ण अध्ययन करें तो एक पराग कोश का निर्माण 2 पराग पालियों से हो रहा है। प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो इसका मतलब एक पराग कोश के अंदर कुल मिला के 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। दोनों पराग पालियां आपस में इस संयोजी के द्वारा जुड़ी हुई है। ये जो संयोजी होता है इसके अंतर्गत जनन ऊतक नहीं आते, बल्कि बंध्य ऊतक या बंध्य कोशिकाएं होती हैं जो जनन में भाग नहीं लेती। संयोजी का केवल इतना सा कार्य है कि दोनों पराग पालियों को आपस में जोड़े रखना। यदि आप पराग कोश का सूक्ष्म अध्ययन करें, बारीकी से अध्ययन करें, तो पराग कोश का बारीकी से अध्ययन करने पर आप पाते हैं कि पराग कोश के अंदर वास्तव में 2 ही चीजें हैं। एक तो ये पराग कोश या पराग कोश की भित्ति का जो अपन ने इतना मोटा भाग बनाया है ये वाला, और इन भित्तियों के अंदर की ओर मिलने वाले ऊतक, ये 2 ही चीजें हैं पराग कोश के अंदर। भाई यदि आप एक लघु बीजाणुधानी की बात करें तो लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या क्या मिल रहा है? 2 चीजें मिल रही है, एक तो लघु बीजाणु भित्ति और दूसरा लघु बीजाणु जनऊतक। तो दोनों की हम अलग अलग चर्चा कर लें। सबसे पहले पराग कोश की भित्ति या लघु बीजाणुधानी की भित्ति की चर्चा करें तो लघु बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण होता है 4 विभिन्न प्रकार की परतों के द्वारा। वो 4 परतें कौन कौन सी? सबसे बाहर की ओर मिलने वाली परत एपिडर्मिस, उसके भीतर मिलने वाली परत एंडोथीसियम, उसके अंदर मिलने वाली परत है मध्य परतें, और सबसे भीतर की ओर मिलने वाली परत होती है टैपिटम। तो इन चारों की बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, इनके कार्यों के बारे में। सबसे बाहर की ओर मिलने वाली एपिडर्मिस की परत एक स्तरीय मोटी होती है, अर्थात केवल इस परत के अंदर एक स्तरीय आवरण मिलेगा। सबसे पतली होती है ये, और ये एपिडर्मिस बाहर की ओर होने के कारण पराग कोश के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न परतें और इन ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करती है। आप कह सकते हो एपिडर्मिस का जो कार्य है वो पराग कोश के विभिन्न भागों को सुरक्षित रखना। एपिडर्मिस के नीचे फिर वापस एक कोशिकीय स्तर मोटी एक परत और मिलती है, और जिसे कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम ये भी एक स्तरीय कोशिकीय मोटी परत होती है, और इस एंडोथीसियम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इनकी कोशिकाओं के भीतरी स्तर पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे हम कहते हैं अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। किसके अंदर? एंडोथीसियम के अंदर। एंडोथीसियम की कोशिकाओं की भीतरी सतह पर अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। ये अल्फा सेलुलोज आर्द्रता ग्राही होता है, अर्थात मॉइस्चर या नमी को सोखने वाला होता है। और इसीलिए बच्चों जब पराग कोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसको प्रस्फुटन, प्रस्फुटन का मतलब होता है फटना, प्रस्फुटन की जो घटना होती है वो एंडोथीसियम के द्वारा ही होती है। क्यों? क्योंकि एंडोथीसियम की कोशिकाओं के अंदर मिल रहा है अल्फा सेलुलोज, और ये अल्फा सेलुलोज मॉइस्चर या नमी को सोखता है। इसीलिए जब शुष्क परिस्थितियां होती हैं तो शुष्क परिस्थितियां होने के कारण एंडोथीसियम की कोशिकाओं में खिंचाव होता है, और उस खिंचाव के कारण ही पराग कोश की भित्ति फट जाती है और पराग कणों का प्रकीर्णन होता है। पराग कण बाहर खुले वायु में फैल जाते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि पादपों में पराग कोशों के प्रस्फुटन या फटने की घटना के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है, तो कौन सी परत जिम्मेदार होगी? एंडोथीसियम।
उसका कारण वापस सुन ले एक बार। एंडोथीसियम की कोशिकाओं की भीतरी सतह पर अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का जमाव होता है। ये अल्फा सेलुलोज आर्द्रग्राही होता है, नमी को सोखने वाला होता है। इसीलिए शुष्क अवस्थाओं में, शुष्क परिस्थितियों में जब मॉइस्चर की कमी आती है, नमी की कमी आती है, तो एंडोथीसियम कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है और उस खिंचाव के कारण ही परागकोश की भित्ति फट जाती है। इसके पश्चात एंडोथीसियम के भीतर देखें तो लगभग 2 या 3 स्तरीय मोटी परत पाई जाती है। ध्यान देने की बात, एपिडर्मिस एक कोशिकीय स्तर मोटी, एंडोथीसियम एक कोशिकीय मोटी स्तर, लेकिन इसके भीतर पाए जाने वाली 2 या 3 स्तरीय मोटी परतें जिन्हें हम कहते हैं मध्य परतें, 2 से 3 स्तरीय मोटी होंगी और ये मध्य परतें अस्थायी होती हैं, अल्पकालिक होती हैं और इस परागकोश के भीतर बनने वाले पराग कणों या बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान करती है, लेकिन अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर। तो ये मध्य परतें हो गई। मध्य परतों के बाद सबसे भीतर की ओर ये जो परागकोश की भित्ति है, इसमें 4 प्रकार की लेयर मिल रही हैं। सबसे भीतर की ओर जो लेयर मिलती है, हमने यहाँ पर जो रेड कलर की कोशिकाओं का एक परत बनाई है जिसे नाम दिया गया है टेपिटम। ये टेपिटम की कोशिकाओं की परत केवल एक स्तर मोटी होती है, सबसे भीतर की ओर पाई जाती है परागकोश के भीतर, और टेपिटम की कोशिकाएं या टेपिटम की परत इस पूरे परागकोश के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, उसके कुछ कारण हैं। पहली बात, जो टेपिटम कोशिकाओं का अध्ययन यदि किया जाए तो अपन ने यदि आम कोशिकाओं या नॉर्मल कोशिकाओं की बात करें तो प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, लेकिन टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये इसके अंदर एक विशेष लक्षण है। और उसके अलावा भी टेपिटम की कोशिकाओं के और भी कई कार्य हैं। कई कार्यों की बात करें तो इसका देखो, पहला कार्य है बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। परागकोश में परागकोश भित्ति के भीतर यहां पर बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे आगे चलकर बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। इन बीजाणुजन कोशिकाओं को भी लगातार पोषण की आवश्यकता होती है और यह पोषण कौन प्रदान करेगा? यह पोषण प्रदान करेगा टेपिटम की कोशिकाएं। पहला कार्य हो गया। अगला कार्य है IAA का स्त्रावण। IAA मतलब इंडोल एसिटिक अम्ल। इंडोल एसिटिक अम्ल का स्त्रावण का कार्य भी ये टेपिटम की कोशिकाएं करती हैं। ये एक पादप हार्मोन है। हमने कक्षा 11 के अंदर इंडोल एसिटिक अम्ल के बारे में काफी विस्तार से अध्ययन किया था। और क्या कार्य है इसके? स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण। स्पोरोपोलेनिन क्या है? आप लोग अभी इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे परागकण की संरचना, और उस परागकण की जब संरचना पढ़ते हैं तो परागकण का निर्माण 2 स्तर या 2 परतों से होता है। सबसे बाहर वाला बाह्य चोल, भीतर वाला अंतःचोल। तो पराग कणों में पाए जाने वाला बाह्य चोल का निर्माण किससे होगा? पराग कणों में पाए जाने वाले बाह्य चोल का निर्माण किससे होगा? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से होगा, जो कैसा होता है? कुछ कठोर होता है। ये स्पोरोपोलेनिन पदार्थ विशेष क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि इस स्पोरोपोलेनिन की खूबी है, इसके कारण ही पराग कण काफी लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। स्पोरोपोलेनिन के कारण ही कोई जीवाणु, कोई विषाणु या अन्य किसी प्रकार के रोगाणु
पराग कणों पर संक्रमण नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो पराग कोश फटते हैं, पराग कणों का प्रकीर्णन होता है, पराग कण बाहर निकलते हैं और वो पराग कण काफी लंबे समय तक बाहर वातावरण में विद्यमान रहते हैं जीवित अवस्था में। तो वो जीवित अवस्था में क्यों विद्यमान रह पा रहे हैं? क्योंकि पराग कणों में सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाला स्तर जिसे हम कहते हैं बाह्यचोल, ये बाह्यचोल किसका बना हुआ होता है? ये बना होता है स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का। और ये स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का स्त्रवण कौन कर रहा है? वो करता है टैपिटम। तो इस प्रकार से ये इसका अगला कार्य हो गया। अगली बात करें पॉलन किट का निर्माण, ये कार्य भी किसका है? टैपिटम की कोशिकाओं का। पॉलन किट, ये नाम सुना सा लगता होगा आपको। पॉलन किट क्या है ये? ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर एक घटना पढ़ी होगी, परागण की क्रिया। परागण का तात्पर्य होता है कि पुष्प में निर्मित होने वाले पराग कणों का वायु द्वारा, जल द्वारा अथवा कीटों द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प, एक पादप से दूसरे पादप पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है परागण। अब यदि परागण की क्रिया होती है कीट पतंगों के द्वारा, तो कीटों के पैरों पर परागकण चिपक जाते हैं। अब अगली बात ये आती है कि साहब कीटों के पैरों पर या कीटों के शरीर पर परागकण चिपके क्यों? ऐसा पराग कणों में क्या मिल रहा है कि वो परागकण कीटों के शरीर से चिपक जाए? तो मेरे भाइयों, परागकण, और वो भी केवल और केवल कौन से? ऐसे पादप जिनमें कीट परागण होता हो, उन पादपों के पराग कणों पर क्या मिलता है? पॉलन किट। और ये पॉलन किट का निर्माण कौन करता है? टैपिटम कोशिकाएं। पॉलन किट है क्या? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, एक विशेष प्रकार की इसके द्वारा गंध आती है। और सबसे बड़ी बात, पॉलन किट एक विशेष कार्य करता है, कौन सा? कि जो पराग कण हैं उनको सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित रखता है। तो ये हो गया पॉलन किट। पॉलन किट का निर्माण हो रहा है टैपिटम कोशिकाओं द्वारा। और पॉलन किट खुद कैसा है? चिपचिपा होता है, गंध युक्त होता है और पराग कण को अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अगले कार्य की बात करें तो कैलोज एंजाइम का स्त्रावण करना, यह भी कार्य किसका है? टैपिटम कोशिकाओं का। टैपिटम कोशिकाओं का ये कार्य भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप आगे अभी पढ़ेंगे परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण, तो जो लघु बीजाणु बनते हैं वो अलग अलग नहीं बनते, बल्कि चार चार लघु बीजाणु आपस में जुड़कर के एक चतुष्क का निर्माण करते हैं और ये चतुष्क के रूप में ही बाहर निकलते हैं। तो ये जो चार चार आपस में परागकण या लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं, किस पदार्थ के द्वारा जुड़े हुए होते हैं? ये जुड़े होते हैं कॉलिन प्रोटीन के द्वारा। कॉलिन या कॉलिन नहीं, कैलोज प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जब ये कैलोज प्रोटीन के द्वारा जुड़े हुए हैं और बाहर इनका प्रकीर्णन हो गया है, उसके पश्चात इन पराग कणों को अलग अलग करना है, अलग अलग होना है। तो ये पराग कण अलग अलग किससे होंगे? ये होंगे कैलोज एंजाइम के द्वारा। और इस कैलोज एंजाइम का स्त्रावण करेगा कौन? टैपिटम कोशिकाएं। तो इस प्रकार से ये टैपिटम कोशिकाएं पराग कोश के भीतर बहुत सारे भिन्न भिन्न कार्य करती है, संपन्न करती है। बिना टैपिटम कोशिकाओं के पराग कोश या पराग कणों के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। बात करते हैं भाइयों
टेपिटम कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। टेपिटम कोशिकाएं स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की होंगी। पहली होंगी स्त्रावी कोशिकाएं, दूसरी होंगी अमीबीय कोशिकाएं। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, टेपिटम की कोशिकाओं का जो मेन या मुख्य जो कार्य है वो कार्य क्या है? पराग कोश के भीतर निर्मित बीजाणुजन कोशिकाओं, बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करना। अब वो पोषण किस प्रकार से प्रदान कर सकती हैं? दो रूपों में प्रदान कर सकती है। या तो वो स्त्रावी कोशिकाओं के रूप में पोषण प्रदान करेगी या वो अमीबीय कोशिकाओं के रूप में पोषण प्रदान करेगी। सबसे पहले बात की जाए स्त्रावी कोशिकाओं के बारे में, तो यदि टेपिटम कोशिकाएं स्त्रावी कोशिकाओं के रूप में है तब तो क्या होगा? टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार के पोषक पदार्थों का स्त्रावण होगा और वो स्त्राव भीतर पराग कोश के भीतर या लघु बीजाणुधानी के भीतर जाकर के इन बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगा। अगर ऐसी कोशिकाएं हैं तब तो वो कहलाएंगी स्त्रावी कोशिकाएं। लेकिन कई बार टेपिटम की कोशिकाएं होती है अमीबीय कोशिकाएं। अमीबीय जो शब्द है वो अमीबा से बना है। अमीबा के बारे में हमने कक्षा 11 के अंदर अध्ययन किया है, किस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के उसके कार्य हैं, किस प्रकार वो गति करती है। तो बस ध्यान यही रखना है, यदि अमीबीय कोशिकाओं की भांति व्यवहार कर रही है तो क्या होगा? इन टेपिटम कोशिकाओं का जो बाहर वाला लेयर है, कोशिकाओं की जो झिल्ली है वो फटेगी और इन टेपिटम कोशिकाओं का जीव द्रव्य अमीबीय गति करता हुआ इस लघु बीजाणुधानी के भीतर पहुंच करके लघु बीजाणुओं का पोषण करेगा, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करेगा। तो बच्चों ये हो गई टेपिटम की बात। इसके बाद बात करेंगे हम, देखो टेपिटम के साथ ही आपके पराग कोश की जो भित्ति थी वो कंप्लीट हो गई, जो कि 4 अलग अलग प्रकार के स्तरों से मिलकर बनी हुई थी। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके भीतर एंडोथीसियम, जो कि दोनों परतें एक एक स्तरीय हैं। एंडोथीसियम के भीतर 2 से लेकर 3 स्तरीय मोटी परत, जिन्हें हम एक साथ बोलते हैं मध्य परतें, और सबसे भीतर की ओर होती है टेपिटम, जो एक स्तरीय मोटी होती है। इस परागकोश की भित्ति की अगर बात अब छोड़े तो इसके भीतर अब क्या मिलेगा? हमको मिलेंगे बीजाणुजन कोशिकाएं या बीजाणुजन ऊतक, जिनके द्वारा अंत में लघु बीजाणुओं का या पराग कणों का निर्माण होगा। जो इस लघु बीजाणुधानी के भीतर की ओर जो खाली क्षेत्र है, जिसमें एक विशेष प्रकार का ऊतक है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, उन्हें हम कहते हैं बीजाणुजन कोशिकाएं। आगे चलकर ये बीजाणुजन कोशिकाएं परिवर्तित हो जाएंगी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। ध्यान देने की बात है, बीजाणुजन कोशिकाएं आगे चलकर विकसित हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बच्चों मात्र का अर्थ हम लोगों ने खूब पढ़ रखा है। मात्र का मतलब उत्पन्न करने वाली। किनको उत्पन्न करने वाली? लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में बदल जाएगी। कौन? बीजाणुजन कोशिकाएं। और परिवर्तित होने के पश्चात इन कोशिकाओं को कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। यानी कि यहां पर अब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित हो जाएंगी। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से फिर आगे क्या होगा? आगे इन कोशिकाओं में होगा अर्धसूत्री विभाजन। कक्षा 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में होगा क्या? एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनेंगी और बनने वाली प्रत्येक नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। अर्थात जो नई कोशिकाएं होंगी वो अगुणित प्रकार की होंगी। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में आगे होगा अर्धसूत्री विभाजन
और उस अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी, वो चारों कोशिकाएं आपस में एक समूह, आपको बताया था अभी, चारों कोशिकाएं आपस में एक झुंड या समूह के रूप में रहेंगी और इस समूह को हम कहेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। इस चतुष्क से ही आगे चलकर लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होगा। लघु बीजाणु चतुष्क की अगर चर्चा करें तो लघु बीजाणु चतुष्क के भी आप अपने अलग अलग कुलों के अंदर अलग अलग रूपों का अध्ययन करते हैं। हम यहां पर लघु बीजाणु चतुष्क के 5 रूपों का थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहली बात, लघु बीजाणु चतुष्क अगर चतुष्फलकीय रूप में मिल रहा है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। लघु बीजाणु चतुष्क अगर चतुष्फलकीय रूप में मिल रहा है तो किस प्रकार से होगा। देखिएगा, ये हमारा लघु बीजाणु चतुष्क है। इसमें आपकी तरफ एक लघु बीजाणु, दूसरा लघु बीजाणु और तीसरा लघु बीजाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर चौथा कहां गया? इन तीनों लघु बीजाणुओं के पीछे की तरफ चौथा होगा। इसका मतलब जब कभी चतुष्क की बात करते हैं और वो चतुष्फलकीय रूप में होता है, तो चतुष्फलकीय रूप में अगर लघु बीजाणु पाए जा रहे हैं तो 4 में से आपको केवल 3 ही स्पष्ट नजर आएंगे। चौथा लघु बीजाणु तीनों लघु बीजाणुओं के पीछे की ओर होगा। इसीलिए सामान्यतया इस स्ट्रक्चर में हमें केवल 3 ही लघु बीजाणु नजर आते हैं। और इनका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उन द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाए जाने वाली लघु बीजाणु चतुष्क इसी प्रकार के चतुष्फलकीय प्रकृति के होते हैं। दूसरे रूप की बात की जाए अगर, तो दूसरा रूप होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक रूप, इसमें क्या होगा, होने को तो वही 4 लघु बीजाणु हैं जो आपस में समूह बनाकर रहेंगे, लेकिन किस प्रकार। इसमें आमने सामने 2 लघु बीजाणु ये रहे, इसके सामने ही 2 लघु बीजाणु ये रहे। मतलब आप अगर सामने से देखेंगे तो आपको चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर नजर आएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें इसी प्रकार के समद्विपार्श्विक चतुष्क पाए जाते हैं। तीसरा होता है क्रोशित लघु बीजाणु। क्रोशित लघु बीजाणु चतुष्क में क्या होगा, 4 लघु बीजाणु में से 2 लघु बीजाणु इस प्रकार के होंगे और जो शेष 2 लघु बीजाणु होंगे वो इन दोनों लघु बीजाणुओं से 90 डिग्री समकोण पर रहेंगे। अगर ये 2 लघु बीजाणु हैं आपके इस प्रकार से, तो अगले 2 लघु बीजाणु होंगे इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण बनाते हुए। तो इसीलिए जो ऊपर वाले 2 लघु बीजाणु हैं वो तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन नीचे वाले 2 इस प्रकार से थे तो एक तो आएगा ऊपर और एक जाएगा इसके नीचे। इसीलिए टोटल जो संख्या आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी 3 लघु बीजाणु के, चौथा आपको नजर नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैग्नोलिया चौथे प्रकार का होता है टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क। टी आकार नाम से पता लग रहा है आपको, टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क। उसमें क्या होगा, 4 लघु बीजाणुओं में से 2 लघु बीजाणु इस प्रकार से अनुदैर्ध्य रूप, आप लोगों ने काट पढ़ी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो जो ऊपर के 2 लघु बीजाणु हैं वो तो होंगे अनुदैर्ध्य रूप में और नीचे के 2 लघु बीजाणु हैं वो होंगे अनुप्रस्थ रूप में। तो देखिएगा ये एक टी जैसी शेप बन रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं टी आकार की चतुष्क। और इनका जो एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है एरिस्टोलोकिया। 5वें प्रकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो होता है रैखिक प्रकार का। रैखिक नाम से पता लग जाना चाहिए। रैखिक का मतलब एक कतार में, एक पंक्ति में, एक रेखा में। तो इसमें क्या होगा, चारों लघु बीजाणु एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस प्रकार से एक पंक्ति में लगे मिलेंगे आपको
और इसीलिए इसका नाम रखा गया है रैखिक प्रकार का चतुष्क। होलोफिला, होलोफिला नाम के पादप में इसी प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। अब एक बार वापस इन चीज़ों का रिवाइज कराते हैं आपको। हमने सबसे पहले बात की थी नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना की। देखो बच्चों, बार बार समझा रहा हूं, युग्मकोद्भिद का निर्माण हमेशा अगुणित कोशिकाओं से होगा। अब जो आप आवृतबीजी पादप पढ़ते हैं तो आवृतबीजी पादपों के शरीर का अधिकांश भाग द्विगुणित होता है। तो उन द्विगुणित कोशिका, जो कायिक भाग है वो द्विगुणित है, और उन द्विगुणित कोशिकाओं से जब अगुणित कोशिका बनती है और उसका जब विकास होता है तो उसी को कहा जाता है युग्मकोद्भिद। तो चूंकि अगर नर जननांग के द्वारा बन रहा है तो नर युग्मकोद्भिद, और मादा जननांग या मादा युग्मक के द्वारा बन रहा है तो मादा युग्मकोद्भिद कहलाएगा। अगर आप नर युग्मकोद्भिद की बात करें तो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा पुंकेसरों के द्वारा। तो हमको सबसे पहले पुंकेसरों की ही बात करनी होगी। पुंकेसर बोल लें या फिर लघु बीजाणुधानियाँ बोल लें। जो पुंकेसर होता है उसके हमने संरचना देखी इस प्रकार से, और 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे निचला भाग जो कि तंतु के समान होता है, कुछ पादपों में छोटा हो सकता है, कुछ पादपों में बड़ा हो सकता है, इसे पुतंतु कहते हैं। पुतंतु का जो शीर्ष भाग है वो फूला हुआ होगा, और इस फूले हुए भाग को परागकोश कहा जाता है। परागकोश में 2 पालियां मिलती हैं। दोनों पालियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य जिस रचना के द्वारा होता है वो रचना होती है संयोजी। वास्तव में संयोजी जिस चीज को आप या जिस रचना को बोल रहे हैं वो जनन में भाग नहीं लेती, केवल और केवल क्या करती है, परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। परागकोश हो गया। अब यदि आप कहते हैं कि साहब हमको तो परागकोश की आंतरिक संरचना के बारे में बात करनी है, तो परागकोश की आंतरिक संरचना को जानने के लिए परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटी जाएगी, और इस अनुप्रस्थ काट को काटने पर हमें जो स्ट्रक्चर, जो संरचना नजर आएगी वो कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर खाली जगह छोड़ रखी है। ऐसा नहीं कि खाली होता है, जिस प्रकार से मैंने इस एरिया में भरा है वैसे यहाँ पर होगा, वैसे यहाँ पर होगा, वैसे यहाँ पर होगा। तो बार बार बनाने की जगह एक ही बार बना दिया, उसको समझा दिया। आप लोग जब चित्र बनाए अपनी कॉपी के अंदर तो जिस प्रकार से मैंने रचना यहाँ पर बनाई है सेम वैसी यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ये हमने एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाया है। और परागकोश का जो निर्माण हो रहा है आमतौर पर 2 चीजों से होगा, परागकोश भित्ति और बीजाणुजन ऊतक, जो कि इसके अंदर मिलेंगे। तो परागकोश भित्ति का निर्माण 4 प्रकार के स्तरों द्वारा होता है। 4 प्रकार के स्तरों द्वारा होता है। वो 4 स्तर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा एपिडर्मिस, जो कि सबसे बाहर की ओर होगा, 1 स्तरीय मोटा होगा। काम क्या करेगा? ये पूरे परागकोश के भीतर के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान करेगा। एपिडर्मिस के भीतर की ओर फिर वापस 1 स्तरीय मोटी परत मिलेगी। इस 1 स्तरीय मोटी परत को हम कहेंगे एंडोथीसियम, जो कहाँ मिलेगी? एपिडर्मिस के भीतर। एंडोथीसियम की सबसे बड़ी खूबी होगी कि एंडोथीसियम की कोशिकाओं में भीतर की ओर जमाव हो जाता है अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का। ये अल्फा सेलुलोज नमी या मॉइस्चर को या आर्द्रता को अवशोषित करने का कार्य करता है, और इसीलिए पराग कोशों के प्रस्फुटन में सहायता करता है। क्योंकि शुष्क मौसम में एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो वातावरण का मॉइस्चर है उसको तो सोख लेती है, और शुष्क मौसम वैसे ही है तो क्या होगा?
इसकी कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होगा और उस खिंचाव के कारण ही ये पराग कोश की भित्ति फट जाती है और भीतर बनने वाले पराग कणों का प्रकीर्णन हो जाता है। एंडोथीसियम के भीतर की ओर 2 या 3 स्तरीय मोटी परतें मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं मध्य परतें। ये मध्य परतें अस्थायी होती हैं और अल्पकालिक होती हैं। काम क्या करती हैं? आंशिक रूप से अंदर परिवर्धित होने वाले लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। मध्य परतों के भीतर की ओर जो सबसे आखिरी स्तर होता है, एक स्तरीय मोटी परत मिलती है और जिसे हम कहते हैं टैपिटम। टैपिटम इन चारों परतों में सभी परतों से अधिक महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसके बिना पराग कणों की कल्पना नहीं की जा सकती। टैपिटम स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं और टैपिटम जो कोशिकाएं हैं उनका मुख्य कार्य होता है परिवर्धित होते हुए पराग कणों या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। अब ये पोषण 2 प्रकार से प्रदान कर सकती है, एक तो स्त्रावी कोशिकाओं के रूप में, एक अमीबीय कोशिकाओं के रूप में। यदि टैपिटम की कोशिकाएं विशेष प्रकार के पोषक पदार्थों का स्त्रावण करती हैं और वो स्त्रावित पोषक पदार्थ लघु बीजाणु की गुहा में जाकर बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान कर रहा है, तो इस प्रकार की टैपिटम की कोशिकाएं स्त्रावी कोशिकाएं कहलाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, टैपिटम की कोशिकाएं किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का स्त्रावण नहीं करती, बल्कि स्वयं की भित्ति ही फट जाती है और उन कोशिकाओं के भीतर मिलने वाला जीव द्रव्य अमीबीय गति करता हुआ भीतर जाकर के या गुहा में जाकर के विकसित हो रहे पराग कणों को, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। तो ऐसी कंडीशन में इन कोशिकाओं को कहा जाएगा अमीबीय कोशिका। टैपिटम के और कार्य देखें तो टैपिटम के कार्य और क्या क्या होंगे। पहला कार्य, बीजाणुजन कोशिकाओं का पोषण प्रदान करना। परागकोश के भीतर जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं जिनसे आगे चलकर लघु बीजाणुओं का या पराग कणों का निर्माण होना है, उन लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करेगी टैपिटम की कोशिकाएं। दूसरा कार्य है इंडोल एसिटिक अम्ल का स्त्रावण, IAA, जो कि पादपों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। तो इस IAA या इंडोल एसिटिक अम्ल का स्त्रावण भी टैपिटम की कोशिकाएं ही करती हैं। स्पोरोपोलिन का स्त्रावण हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जो परागकण या लघु बीजाणु होते हैं उनमें पाए जाने वाला बाह्य चोल का निर्माण होता है स्पोरोपोलिन से, और उस स्पोरोपोलिन का निर्माण हो रहा है टैपिटम की कोशिकाओं द्वारा। स्पोरोपोलिन के द्वारा ही परागकण या लघु बीजाणु लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो पाता। अगला कार्य है पॉलन किट का निर्माण। पॉलन किट क्या है? ऐसे पादप जिनमें कीट परागण पाया जाता है। कीट परागण पुष्पों में बनने वाले पराग कणों के बाहर की ओर एक चिपचिपा गंधयुक्त पदार्थ का निर्माण होता है और उस पदार्थ को बोलते हैं पॉलन किट। तो इस पॉलन किट का निर्माण किससे होगा? टैपिटम की कोशिकाओं द्वारा होगा। और पॉलन किट काम क्या करता है? जो कीट पतंगे होते हैं उनके शरीर से चिपकने का कार्य करता है। चिपकने से कीट परागण होता है। और सबसे बड़ी बात, उस पराग कण को अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है।
कैलोज एंजाइम का स्त्रावण करना ये भी एक कार्य है टैपेटम कोशिकाओं का। पराग कोशों के प्रस्फुटन के पश्चात जो पराग कण बनते हैं वो चतुष्क के रूप में रहते हैं। ये चारों के चारों पराग कण आपस में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा जुड़े होते हैं और उस प्रोटीन को कहते हैं कैलोज प्रोटीन। जब इन चतुष्क को अलग अलग होना है या इसके चतुष्क के पराग कणों को जब अलग अलग होने का समय आता है तो टैपेटम कोशिकाओं द्वारा कैलोज एंजाइम का स्त्रावण होगा। इस कैलोज एंजाइम के कारण ही ये कैलोज प्रोटीन घुल जाता है और चारों पराग कण अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये तो हो गई इस पराग कोश की भित्ति की बात। अब पराग कोश के भीतर मिलने वाले ऊतक की बात करें, जिसे हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक या बीजाणुजन कोशिकाएं। आगे चल करके बीजाणुजन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु या 4 पराग कण पाए जाते हैं। चारों पराग कण एक साथ एक समूह या एक झुंड के रूप में मिलेंगे और इसीलिए इस झुंड को कहा जा रहा है लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क के रूप। लघु बीजाणु चतुष्क मुख्य रूप से 5 रूपों में पाया जाता है। पहला है चतुष्फलकीय, इसमें 3 लघु बीजाणु दिखाई देंगे, एक नहीं दिखाई देगा। दूसरा है समद्विपार्श्विक, इसमें चारों लघु बीजाणु आपको दिखाई देंगे। तीसरा है क्रॉसित, इसमें ऊपर के 2 आपको दिखाई देंगे, नीचे का केवल 1 दिखाई देगा। एक है टी आकार का, इसमें 2 लघु बीजाणु ऊपर वाले अनुदैर्घ्य रूप में और नीचे वाले 2 अनुप्रस्थ रूप में। और आखिरी में है रैखिक, इसमें चारों लघु बीजाणु एक क्रम या एक रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये बच्चों आज की कक्षा का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मेरे मोबाइल नंबर हैं, संपर्क करें। धन्यवाद।